गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, निर्धनता हर देश के लिए एक चुनौती बनकर रह गई है। यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि, इसके अलावा सुख सुविधा या अन्य कुछ विशेष कारणों से जो निर्धनता है वो विश्व को हमेशा या किसी देश को हमेशा पीछे करता रहता है। जिस प्रकार से हमारा देश अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था और उस ग़ुलामी से हमें आज़ादी ज़रूर मिल गई, लेकिन आज बेरोज़गारी, निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा इसकी विकास में हमेशा बाधा बनकर उभर कर आई है। आज इस निर्धनता पर चर्चा करते हुए जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख सर्वाधिक कठिन चुनौती है, उसका भी उदाहरणों द्वारा बहुआयामी समस्या उसकी भी चर्चा की है। निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की जो चर्चा करते हैं तो हमें पूरा विश्व है एक निर्धनता की रेखा के अवधारणा के माध्यम से समझा गया है। निर्धनता के कारण से सरकार द्वारा किए गए अनेक प्रकार के उपाय की चर्चा भी की गई है, लेकिन इस निर्धनता पर काबू पाना या अपने ये कह सकते हैं निर्धनता को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गई है। निर्धनता के आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। सबसे पहले इस अध्याय का हम परिचय करवाते हैं। स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे कार्य करते हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन है। बहुत से लोग ऐसा कार्य भी करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या है बेरोज़गार हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्धन भी है। वे ये तो गाँव के अंदर रह रहे हैं या शहर के अंदर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके लिए क्या है? काम की है, यानी उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा। कुछ भूमिहीन ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और कुछ जो भीड़ भरी झुग्गी झोंपड़ी है उसमें शहरों में भी रह रहे हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। जहां निर्माण कार्य करते हैं तो दैनिक उन्हें जो श्रमिक भोग यानी उनसे मेहनताना मिलता है, उससे अपना जीवन गुजारते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ढाबे पे काम करते हैं, होटल है या फिर कहीं ड्राइवरी है या फिर हम रिक्शा चलाते हैं। ये सारे जो रेहड़ी पर काम करने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, ये गरीबियों की श्रेणी में आते हैं। और ये जीवन किस प्रकार से निर्वाह करते हैं ये हमें अच्छी तरह से पता भी है कि लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किस प्रकार से इस बेरोज़गारी या हम ये कह सकते हैं इस महामारी, बेरोज़गार रूपी जो महामारी है उसका सामना कर रहे हैं। हाल ही में जो कोरोना चल रहा है यानी कोविड-19 है, उसके कारण से भारत देश के अंदर लॉकडाउन भी किया गया था और लॉकडाउन के कारण से बहुत से श्रमिक थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनकी भीड़ को देखते ऐसा लगता है कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है। और ये गरीबी के कारण क्या है, इसका हम अनुमान लगाएं तो लगाएं किस क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि वो लोग जब घर पे जा रहे थे तो उनकी कहानी को हम सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ भारत के अंदर बाल श्रमिक है, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। जो बच्चे जिस बाल बनकर उभर आई है, जिस समय बच्चे हैं जो अपनी कलम हाथ में लेकर पाटी पोथी लेकर स्कूल जाना चाहते हैं, उस समय उनके हाथों में कटोरी या फिर हाथों में कुदाल रहता है। वो इतने गरीब लोग हैं कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनसे मजबूरन उस श्रमिक क्षेत्र में निकलना पसंद करते हैं। कुछ क्षेत्र में भिखारी भी बन जाते हैं
और कुछ बच्चे ऐसे हैं मजबूरन उन्हें गरीबी या निर्धनता के कारण से लोग बेच भी देते हैं। अपने चारों निर्धनता देखते हैं, वास्तव में देश का हर एक चौथा व्यक्ति निर्धन है। हर एक चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग निर्धनता से जीते हैं। 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसका मोटा मोटा रूप देखा जाए तो भारत में अभी भी निर्धनता है, लेकिन सरकार हर प्रयास करती है कि निर्धनता उन्मूलन कार्य चलाते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है हर प्रकार की उसको सहायता प्रदान करती है, लेकिन फिर भी ये निर्धनता रूपी जो एक जड़ है या अपने एक महामारी या एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ी विपदा है, उसे निजात कैसा मिले, छुटकारा कैसा मिले। इसका ये भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का केंद्र है, यानी जनसंख्या ये विश्व की 2 नंबर की जनसंख्या है। यानी 1 नंबर पर किसका आता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या? चाइना के पास में। 2 नंबर पे भारत का है। और भारत की देखिए जनसंख्या तो 1 अरब 38 करोड़ है, लगभग 38 करोड़ की हैं। तो इसका मोटा मोटा अर्थ ये है कि भारत के अंदर भी जो निर्धनता का केंद्र नहीं मान सकते हैं, केंद्र बिंदु है। यह इस चुनौती की गंभीरता को भी दर्शाता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा निर्धनता है। अब निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले भी देखे जा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण पेश किया यहाँ, शहरी निर्धनता। तो इसमें 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। अब झारखंड के अंदर क्या है? एक रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। रांची के पास में जो एक शहर है, उस शहर के अंदर क्या है? दैनिक श्रमिक के रोज़ाना मेहनताने के रूप में एक आटे की मिल है, उस पर काम करता है। जब कभी उसे रोज़गार मिलता तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यानी रोज़गार मिले तो उसे कितना कमा लेता है? 1500 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि उसे मेहनताने के रुपये कितने मिल रहे हैं? रोज़ाना 50 रुपये मिल रहे हैं। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए प्राप्त नहीं है। अब उसके परिवार में सदस्य कितने हैं? 6 है। 6 सदस्यों के लिए 1500 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति है, वो घर पर कौन सा राशन लेकर आए? यानी 6 सदस्यों को किस प्रकार से उसका जीवन निर्वाह करे? उसकी पत्नी और 6 माह से 12 माह तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप, रामगढ़ है उसके समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता, उनके लिए पैसा भेजना पड़ता है। अब गांव में बूढ़े माता पिता रहते हैं, उनको पैसे भेजेंगे, और उसके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नियां, उनका भी निर्वहन करना है। इसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। अब क्या है? 2 लोगों के जीवन पर उसकी जीवन रेखा चल रही है। किनकी? उसके पिता की। किस कारण से? एक रामशरण, दूसरा हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। एक शहर के बाहर एक भीड़ भरी बस्ती है, उसमें एक कमरा किराए लेकर के और उस मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के कपड़ों से बनी हुई एक काम चलाऊ झोपड़ी है, जिसमें आराम से थोड़ा गुजारा हो सके। काम चलाऊ मतलब गुजारा हो सके। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरानी काम करते हैं, यानी घर में या तो रोटी वगैरह बनाना या झाड़ू पोंछा करना, इस संबंधित वो थोड़ा बहुत काम कर लेती है, उससे थोड़ा बहुत मेहनताना मिल जाता है। तथा 800 रुपये कमा लेती है। कितने कमा लेती है? 800 और 1500 कितने? 2300 रुपये उसका मंथ आ जाता है। यानी 800 रुपये उसकी पत्नी कमाती है और 1500 रुपये उसके पति कमाता है। इसका मतलब 2300 रुपये उसके घर पे आ जाते हैं। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेती है। दिन में कितने? 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वो घर में किसी काम कर रही है, रोटी वगैरह बनाने जाती है, तो उसके घर वाले वहाँ से क्या उसे 2 वक्त की रोटी का और जो दाल चावल उसका जुगाड़ वो बना लेती है। पर इन सब के लिए कभी प्राप्त होता है नहीं होता, पर यह उन सब के लिए कभी प्राप्त होता है, कभी नहीं होता। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में सहायक का काम करके
और 300 रुपये और कमा लेता है। इसका मतलब उसका बड़ा बेटा है, वो चाय की दुकान पे रहता है और चाय की दुकान का मालिक है, उसकी थोड़ी सहायता कर देता है, जिससे हमसे मेहनताना कितने रुपये मिलता है, 30 रुपये मिल जाता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटी, जो छोटे बच्चों की देखभाल करती है, उसकी बेटी है 10 साल की, जो उसके दूसरे भाई है छोटे, उनकी देखभाल करते हैं। इसका मतलब है लगभग परिवार के जो लोग हैं वो सब के धीरे धीरे छोटे मोटे काम है लगे हुए हैं। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब स्कूल कौन सा जाएगा? देखो, बड़ा बेटा है वो चाय की दुकान पे काम करता है, उसकी 10 साल की बेटी है वो छोटे बच्चों को देखभाल करती है। यदि वो छोटे बच्चों की देखभाल नहीं करे तो उसकी पिताजी और उसकी माताजी है वो काम पर कैसे जाए? तो इसका मतलब ये कि छोटा मोटा काम करके और वो क्या घर का वैसे संचालन करते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाता। लेकिन उस वक्त वो पढ़ने की उम्र होती है, छोटी उम्र है, पढ़ने की उम्र होती है, लेकिन उस समय वो क्या है, अपनी जिम्मेदारियों से घिरे होते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े भी हैं, यानी प्रत्येक के पास कितने जोड़े? 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े भी हैं। फटे पुराने कपड़े का मतलब कि उनके परिवार में क्या है कि जैसे उनके पास कपड़े उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य न हो। जब तक उनके कपड़े चलते हैं यानी उनको पहनने योग्य तब तक तो वो पहनते हैं। जब वो क्या फट जाए, पुराने यानी पहनने योग्य नहीं होते, तभी क्या उसको फेंक दिए जाते हैं या दूसरे कपड़े नए लेकर आते हैं। जब तक चलते हैं उनको चलाते हैं। उनको पता है इसी से गुजारा करना पड़ेगा। यदि अब नए कपड़े लेंगे तो उसके पैसे कहाँ से लेंगे? और पैसे है कहाँ? क्योंकि 2300 रुपये तो कौन लेते हैं? वो पति पत्नी ले। और 300 रुपये कौन लेता है? उसका बेटा है। तो कितने हो गए? लगभग 26 रुपये। उसके बावजूद उसके घर पे उसके पिताजी उनको भी पैसे भेजने पड़ते हैं। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि जूते पहना विलासिता है। जूते पहनना विलासिता का मतलब कि वो जूते वो लोग पहनते हैं जो लोग वो पहनते हैं जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। अल्प पोषित मतलब बहुत ही कम भोजन में अपना जैसा तैसा कर गुजारा कर लेते हैं। जब बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। बीमार होते हैं तो चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। हम ये कह सकते हैं वो कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं क्योंकि अच्छा भोजन नहीं मिलता, और इसके अलावा देखा जाए तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की जो दवाई है वो भी सही तरीके से नहीं मिल रही, जिसके कारण से वो कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करके और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। अब रही बात एक ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी निर्धनता किस प्रकार की है। ग्रामीण क्षेत्र में लखा सिंह नाम का एक व्यक्ति विशेष है। वो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। क्या नहीं है? कोई भूमि नहीं, भूमिहीन है, बिल्कुल भूमि नहीं है। इसका मतलब वो किसी न किसी प्रकार से मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करता है। किसान के छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, कभी मजदूरी मिलती है, कभी काम नहीं मिलता। इस कारण से वो कभी घर पर निठल्ला भी रहता है। आय भी वैसी होती है, कई बार उसे पूरे दिन के मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत कराने के बजाय उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ मिल जाती है। अब देखो, वो गाँव के अंदर रहता है तो गाँव में क्या है कि कई बार मेहनताना 50 रुपये मिलता है, पूरा दिन काम करता है। और कई बार ऐसा होता है उसे गाँव के लोग हैं वो क्या करते हैं, उसे मेहनताने के रूप से गेहूँ दे देते हैं, दाल सब्जी आदि मिल जाती है। तो वो सोचता है कैसे न कैसे गुजारा हो रहा है। उस घर में 8 सदस्य का परिवार है, 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। अब देखो, गांव के अंदर रहने वाला 2 वक्त का भोजन है वो भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी बना के रहता है। अब कच्ची झोंपड़ी बना के रहता है, उसके 8 परिवार के सदस्य कितने? 8 हैं। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने की लकड़ियां बीनने में गुजर जाती है। अब देखो, खेतों में चारा काट के लेते पशुओं के लिए, और क्या है, शाम को भोजन बनाने के लिए उसे लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तो लकड़ियां क्या है, बीनना मतलब चुग कर चुन करके लेकर आती है, इकट्ठा करके लेकर आती है, ताकि शाम को भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है तो वो लकड़ियाँ मिल जाए। इसके पिता की जो तपेदिक के मरीज़ थे, उसके पिता किसके मरीज़ थे? तपेदिक के मरीज़ थे। यानी हम ये कहते अस्थमा और ये श्वसन या फिर टीबी विशेष है, इस रोगों से ग्रसित व्यक्ति था और उनकी दवाई भी चलती है। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो, जो मरीज़ था अब उस कारण से क्या है, 2 वर्ष पूर्व क्या है, उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाया, और इलाज सही तरीके से न होने के कारण से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसकी माँ अब बीमारी से ग्रस्त है। अब माँ उसकी क्या है, बीमारी से ग्रस्त है, जिसका
देख रेख या कह सकते हैं या चिकित्सा है, दवाई वगैरह है वो चल रही है, उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी शरीर भी क्षीण होता जा रहा है और जीवन जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो काम करे या फिर उनकी देखभाल करे, भी काम न करे तो परिवार का गुजारा कैसे हो, यदि उनकी देखभाल करे तो अब समझ से बाहर है कि भी पैसा लेकर कहाँ से आए। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय लखा वहाँ भी नहीं गया, उन्हें 10 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू करना पड़ा। छोटी सी उम्र में से क्या किया, कमाई का जरिया है वो पकड़ लिया। क्यों, उसको पता है परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पिता पहले बीमार थे और बीमारी के कारण से वो काम नहीं कर पाते थे, और काम नहीं करने के कारण से इस बेटे को क्या है किसी न किसी के रोज़गार में लगना पड़ा। रोज़गार या अपने कह सकते हैं मेहनताना करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में संभव हो पाता। ये नए कपड़े खरीदना होता ना तो वो कोई होली दिवाली या कोई त्यौहार विशेष था तो वो भले खरीद सकता, बाकी उनके असंभव स्थिति लगती थी। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन तेल का भी एक विलासिता है, इन साबुन और तेल का प्रयोग करना कहते हैं कि ऐश और आराम की ज़िंदगी है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, जैसे कि बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन बहुत ही निर्धनता से गुजर रहा है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें तो निर्धन संबंधित निम्नलिखित मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। एक तो निर्धनता का सबसे बड़ा कारण क्या है, भूमिहीनता, यानी ज़मीन नहीं है। दूसरा क्या है, बेरोज़गारी, यानी रोज़गार नहीं मिलता। तीसरा क्या है, परिवार का आकार बड़ा होता है। चौथा इसके अंदर पॉइंट है निरक्षरता, यानी लोगों को शिक्षा सही तरीके से नहीं मिलती, वो साक्षर नहीं है, पढ़ नहीं लिख रहे इस कारण से, क्योंकि गरीबी में क्या होता है स्कूल भेजने का जो नियम है उनके लिए नाइंसाफ़ हो सकता है कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं उनको स्कूल भेजना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि घर का पालन पोषण करने, घर को संचालन करने के लिए मजदूरी करना उसका प्राथमिकता होती है। खराब स्वास्थ्य कुपोषण का शिकार हो जाता है, और बचपन में क्या है बच्चों को श्रमिक बना देते हैं, मजदूर बनाते हैं, असहायता यानी किसी प्रकार सहायता नहीं मिलती। ये जो पॉइंट है वो निर्धनता के मुख्य कारण माने जाते हैं। तो इस निर्धनता के जो पॉइंट है इसके आधार पर हम अध्ययन करें तो उपरोक्त दोनों विशिष्ट उदाहरणों से हमें ये आयाम को दर्शाते हैं कि वे निर्धनता का अर्थ भूखमरी व आश्रय का न होना है। भूखमरी व आश्रय का न होना है, यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। मैं तो ये कहता हूँ कि विद्यालय में कैसी भी स्थिति हो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को जब तक शिक्षा नहीं दोगे तो बच्चा कामयाब नहीं होगा, और बच्चा कामयाब नहीं होगा तो ये निर्धनता गरीबी ऐसी चलती जाएगी, ऐसी चलती जाए। पहला जो बच्चों के लिए प्राथमिकता है वो शिक्षा है, विद्यालय भेजना बहुत ही ज़रूरी है, और विद्यालय नहीं भेजोगे तो ये गरीबी भी चलेगी और आप भुखमरी भी चलिए, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए बच्चों को जैसे तैसे करके विद्यालय भेज के पढ़ाना चाहिए। कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, जैसे विद्यालय नहीं भेज पाते तो कुछ लोग क्या कहते हैं बीमार आदमी उसको इलाज नहीं करवा पाते। इलाज नहीं करवाने का कारण ये है कि बेरोजगारी निर्धनता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। स्वच्छ जल नहीं मिलता, सफाई सही तरीके से नहीं हो सकती, स्वच्छ जल का अभाव रहता है, ये भी निर्धनता का एक कारण होता है। क्योंकि देखो स्वच्छ जल और सफाई नहीं रखोगे तो हमारे अंदर के बीमारियां पैदा होगी, और बीमारियां पैदा होगी तो हमारे पास जितना भी पैसा है वो बीमारियों में लगेगा, और तो हम निर्धन वैसे हो जाएंगे। इसलिए स्वच्छ जल और सफाई का विशेष तौर ध्यान रखिए। इसका अर्थ है नियमित रोज़गार की कमी भी है। रोज़ाना देखो नियमित रोज़गार नहीं मिलता ना, तो अब देखो 5 दिन रोज़गार मिला 10 दिन नहीं मिला तो 5 दिन का कितना चलेगा। लेकिन नियमित रोज़गार होना ज़रूरी है लोगों के लिए। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, आजकल तो क्या है शालीनता, जो हम ये कह सकते हैं व्यवहारवाद, जो व्यवहारिकता है, जो व्यवहारिकता इंसानियत है, उसका भी अभाव बहुत ज़्यादा है। अतः इसका अर्थ असहायता की भावना से जीना है। इस कारण से दूसरे लोग एक दूसरे की सहायता भी नहीं करते, और सहायता नहीं करने के कारण से हर प्रकार की मुसीबतों से वो घिर जाता है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों में, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों में और सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। देखो निर्धन लोग होते हैं ना, उनमें हमेशा उनके साथ में भेदभाव होता है। आजकल तो गरीबी लोग हैं उनके साथ इतना भेदभाव होने लग गया है कि उसे छूने तक भी डरते हैं लोग। लेकिन सरकारी कार्यालय में भी बड़े बड़े अफसर है उसको धमका के बाहर निकाल देते हैं। अस्पतालों में सुख सुविधा है वो नहीं मिलती, रेलवे स्टेशन पर उन्हें बैठने नहीं दिया है, रेलवे में जो सफ़र करते हैं तो उनको सही तरीके से जो सुविधाएँ वो नहीं मिलती। नहीं कुछ न कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, जिस कारण से वो क्या है पिछड़ जाए, मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। वो शारीरिक रूप से तो पिछड़ते हैं, मानसिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं।
स्पष्ट है कोई भी निर्धनता से जीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये दिन उसे देखने पड़ते हैं। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकाला स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी ने हमेशा इसी पे बल दिया था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र तो होगा जब निर्धन व्यक्ति की मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। यानी यहाँ निर्धनता से व्यक्ति मुक्त होगा और मानवीय व्यवहार होगा, तभी क्या होगा कि ये पूरा भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्रता तभी कहलाएगी। आज जो हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत जो एक स्लोगन दे रखा है, जिसके कारण से हर व्यक्ति विशेष को ये कहा गया कि आप आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर तभी बनते हैं जब हम थोड़े शिक्षित होंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता।